जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। सोशल साइंस की ये क्लास है जो कि मध्य प्रदेश की चयन परीक्षा जो कि वर्ग 2 की अभी हाल ही में इसका की नोटिफिकेशन आया है और उस पर लगातार ये क्लास में ले रहा हूं और वो सभी विद्यार्थी जो कि मेरी क्लास को लगातार देख रहे हैं तो लगातार देखते रहें, क्योंकि इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के मैं लेकर आ रहा हूं जो कि सिलेबस पर आधारित है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस क्लास को हम फटाफट शुरू करेंगे और आगे के एमसीक्यूज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इसमें आपके मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे सिलेबस पर आधारित है। और जिस तरीके का पैटर्न ईएसपी ने अभी लाया है जिसमें कि अब 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर बनेगा और इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर बहुत मायने रखेगी। और किस तरीके का पैटर्न है उस पैटर्न पर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है और तैयारी करनी है। तो मैं उसी पर ही क्वेश्चंस यहाँ पर आधारित हूँ लेकर आया हूँ, जो कि चयन परीक्षा, इससे पहले पात्रता परीक्षा जो हुई थी जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसमें जो क्वेश्चंस बने थे उसी से पर पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लगातार मेरी इस सीरीज को देखते रहें जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज में लेके आ रहा हूँ। तो पिछली क्लास की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और जो विद्यार्थी फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप सारे क्वेश्चंस मेरे माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सोशल साइंस की एमसीक्यू सीरीज है और ये इसका पांचवा पांचवा लेक्चर है, पांचवी क्लास है जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा आप, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी मेरी क्लासेस को देखकर वो प्रिपरेशन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 112 से ये क्वेश्चन चालू होंगे जिसमें कि पूछा गया है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ राइट टू डाई इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर भारत में मरने के का जो अधिकार है उसकी क्या स्थिति है। क्वेश्चन यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिक्स से है, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पॉलिटी से एक क्वेश्चन बन रहा है जिसमें कि 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, बी, सी और ये डी। तो आपको इसमें ये आंसर देना है कि कौन सा आंसर सही है, जिसमें कि ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है इसमें, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर असंवैधानिक अधिकार। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट ऑफ फ्रीडम या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत इजी है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी को पढ़ा हो, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको कि आसानी से आप दे सकते हैं अगर आपने राज्य व्यवस्था पढ़ी होगी तो। चलिए इसका जो आंसर है मैं फटाफट दे देता हूँ। इसका डी आंसर सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में ऐसा कोई सा भी अधिकार नहीं है जो कि यहाँ पर मरने का अधिकार देता हो। मरने का राइट टू डाई का कोई अधिकार नहीं है, मरने का अधिकार का कोई सा भी अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार संविधान में बनाए गए हैं जो कि अपरिवर्तनीय है। और ये वादी होगी, याद रखिएगा, इसको संसद के द्वारा यहाँ पर इसका अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इसको आप अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो आप उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में जाकर इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको आप तुरंत लागू करवा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है वो कहां से कहां तक आता है अगर बात करें, और ये आता है कौन से पार्ट 3 में, याद रखिएगा, पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। और पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंतर्गत ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकार में ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो कि भारत में मरने का अधिकार देता हो, तो असंवैधानिक अधिकार है ये। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि जो कथन है जो कि सही होगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, बी, सी और ये डी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया एक साधारण विधेयक कानून बन जाता है। ये भी राज्य व्यवस्था पर क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का।
तो इसका ए ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। इसी तरीके से अगर बी ऑप्शन की बात की जाए तो बी ऑप्शन जो है वो है जब यह दोनों सदन द्वारा पारित किया जाता है तब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें सही कथन आपको बताना है। ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन जो है जैसे ही दोनों सदन द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अधूरा लग रहा है लेकिन ठीक है। और यहाँ पे एज सुन एज इट्स बाय द हाउस विच इज ओरिजिनेटेड, जैसे ही ये दोनों सदन द्वारा पारित किया जाता है जिसमें ये उत्पन्न हुआ है, तो इसमें से आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही कथन है अगर हम देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया एक साधारण विधेयक कानून बन जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो पेश किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा जो पारित होता है, वो साधारण बहुमत के द्वारा ये भी एक कानून बनता है। लेकिन कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की यहाँ पे सहमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति जब इसको इस पर, इस विधेयक पर, इस कानून पर साइन करता है जो पेश किया गया, देन उसके बाद में ये विधेयक कानून बनता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर है इसका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ इंडिया कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किसके अधीन आता है? ए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जो कि राज्यों के बीच में विवाद आता है यहाँ पर, ए, बी, सी और ये डी। अपीली अधिकार क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, मूल अधिकार क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा आंसर इसमें से होगा? ये राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, तो बताएं इसमें से कौन सा अधिकार है जिसमें कि राज्यों के बीच का जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? क्योंकि राज्यों का है यहाँ पर, भारत के राज्यों का। तो इसका जो आंसर है आप बताइए कौन सा आंसर सही है। आप कमेंट में आंसर इसका दे सकते हो। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। फटाफट की दीजिए तो फटाफट मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि भारत में राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ये राज्यों के जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 115, द हाई कोर्ट अथॉरिटी टू इशू रिट एक्सटेंड टू, रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार निम्न तक है। बताइए इसमें से ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ए ऑप्शन, बी, सी और ये डी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि संवैधानिक अधिकार है ये, या फिर वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको यहाँ पर देना है। बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार निम्न तक है। कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में क्लास को शेयर करते रहिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बताएं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है, तीनों विकल्प सही है, इसके तीनों ऊपर के जो विकल्प दिए हैं वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, जिसमें कि ये संवैधानिक अधिकार भी बनता है, वैधानिक अधिकार भी बनता है और मौलिक अधिकार भी बनता है। रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार निम्न तक है। अच्छा, रिट जारी करने की जो प्रक्रिया है वो किसमें आती है? वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल सही है। और ये वैधानिक अधिकार भी है, पब्लिक का, भारत की जनता का, और एक संवैधानिक अधिकार भी है। रिट जारी करना यानी कि उच्च न्यायालय की बात है, यानी कि हाई कोर्ट, मतलब जितने भी स्टेट है, स्टेट के हाई कोर्ट में रिट जारी करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 226। 226 का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपको पावर देता है कि आप यहाँ पर रिट जारी कर सकते हैं। और रिट 4 प्रकार की जो रिट होती है उसमें, इसी तरीके से अगर उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करने की प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है और आर्टिकल 226 में जो दिया हुआ है वो उच्च न्यायालय के लिए दिया है, यानी कि
जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में रिट जारी करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग साथ में। चलिए ये आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैज बीन रिफर्ड बाय historians एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट्स। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसका इतिहास विरोधों के संयोजन के रूप में संदर्भित किया गया है? बताएं। इसमें ए ऑप्शन बलबन दिया हुआ है, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन ये है इब्राहिम लोदी। तो कौन सा आंसर सही होगा? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपके साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको पूरे मिक्स क्वेश्चन, जिसमें कि सामाजिक अध्ययन है, कि सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है उसी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स करके लाया हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कभी किसी क्वेश्चन का पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें कि हिस्ट्री रहेगी ज्यादा, या फिर पॉलिटी रहेगी, या फिर ज्योग्राफी रहेगी। बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जिसमें कि विरोधियों का सामना करना पड़ा था, विरोध काफी ज्यादा हुआ था। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और सभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना जरूरी है। ये कौन सी डायनेस्टी के हैं, किस तरह से हैं, जिसमें कि सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है। सुल्तान किस डायनेस्टी में कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर विरोधों का बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध जो कि पब्लिक ने यहाँ पर किया था और आमिरों ने किया था। क्यों? क्योंकि इसने काफी ज्यादा अमेंडमेंट किए थे, काफी ज्यादा सुधार करने का प्रयास किया था। इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, और साथ ही साथ में काफी ज्यादा इसने युद्ध भी लड़े थे। उससे यहाँ पर इनकी जो खजाना है, ठीक है ना, उसमें भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तो इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये सही है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, ये तुगलक वंश की स्थापना कब होती है? ये होती है 1320 में। 1320 से लेकर ये 1414 तक तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी इसको बोलते हैं, ये तुगलक वंश का शासन होता है, जो कि दिल्ली डायनेस्टी के अंतर्गत आता है। और इसमें अगर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन बताएं तो इसका शासनकाल जो कि जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके बाद में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक रहता है ये, और ये गद्दी पर बैठता है। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 25 तक रहता है। उसके बाद में ये 25 से लेके ये आगे शासन करता है, और 25 से आगे बढ़ता हुआ ये जाता है, और ये 43 तक ये शासन करता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो इस तरीके से ये शासनकाल सबसे लंबा, दिल्ली डायनेस्टी का सबसे लंबा शासनकाल कहलाता है। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आ गया कि दिल्ली डायनेस्टी में किस वंश ने, किस डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया था? तो वो था तुगलक डायनेस्टी। और दिल्ली डायनेस्टी की शुरुआत जो होती है वो गुलाम स्लेव डायनेस्टी से चालू होती है, जिसमें कि गुलाम वंश सबसे पहले गद्दी पर बैठता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी, जिसने कि यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में शुरुआत की थी। ठीक है, जो कि हुई थी 1206 में। 1206 में यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। उनका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा नींव रखी जाती है। बलबन ये भी स्लेव डायनेस्टी का के अंतर्गत आता है। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेके 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी का समय होता है। इब्राहिम लोदी, ये लोदी डायनेस्टी जो कि खिज्र जो सैयद वंश होता है, सैयद डायनेस्टी के बीच में जो आती है, सैयद डायनेस्टी के बाद में लोदी डायनेस्टी आती है। और लोदी डायनेस्टी का शासनकाल यहाँ पर आपको मिलेगा 1451 से लेकर 1526 तक। ये लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक।
तो बीच का एक डायनेस्टी यहाँ पर आपकी मिस हो रही थी, वो मैंने आपको बता दिया, जो थी सैयद डायनेस्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया, तो इसका जो आंसर है वो मोहम्मद बिन तुगलक, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 was captured by Shivaji, who also amazed a substantial house। जो शिवाजी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जहां पर्याप्त मात्रा में माल था। बताइए कौन सा गढ़ था, जिसमें ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। बीजापुर, यहाँ पे बहुत ज्यादा माल मिला था आपको। ए ऑप्शन बीजापुर, बी शिवाजी को मिला था, बी ऑप्शन पूना, सी ऑप्शन कोंकण, और डी ऑप्शन की बात करें तो सूरत की बात की जाती है। तो बताइए कौन सा था ये। आपको इसका आंसर, अगर आपने मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में शुरुआत से पढ़ा है, जो कि शाहजी भोसले से मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है, और मराठा एम्पायर की जो नींव रखते हैं वो छत्रपति शिवाजी के द्वारा नींव रखी जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और शिवाजी के द्वारा ही कब्जा किया गया था। तो वो कौन सा क्षेत्र था यहाँ पे कि पर्याप्त धन लूटा गया था, पूरा कब्जा कर लिया गया था, उसको काफी ज्यादा लूट की गई थी। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, सूरत। सूरत पर इन्होंने कब्जा किया था, और सूरत जो कि उस समय की मुगल एम्पायर के अंडर में आता था, और मुगल एम्पायर से कब्जे में कर लिया था, और सूरत में काफी ज्यादा लूटपाट करके इसमें आग भी लगा दी थी। ठीक है ना, काफी दिनों तक चलता रहता, और पूरा धन वहां से जो भी था वो पूरा लूट कर लेके आ गए थे। तो ये आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया। अगर शिवाजी की बात करें तो शिवाजी को भी आपको याद रखना है। शिवाजी का जो शासनकाल है वो बात की जाए तो 1664, तो 1664 में इसकी शुरुआत होती है, और इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में की थी। 1674 ईस्वी में मराठा एम्पायर की स्थापना की थी, और इसके बाद में ये 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में संभाजी भोसले जो थे, संभाजी शासनकाल संभालते हैं, और संभाजी का जो शासनकाल है वो 1680 से लेकर 1689 तक रहता है, और 89 में उनकी औरंगजेब की सेना के साथ में युद्ध होता है, और वहां पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको समझ में आना चाहिए। और इन्हीं के शासनकाल में 80 तक ही ये पूरी की पूरी घटना होती है, जिसमें कि सूरत को लूटते हैं। ठीक है ना, इसमें कई संधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है शिवाजी के शासनकाल में। सबसे पहली संधि शिवाजी के शासनकाल में 1664 में हुई थी, जो कि पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि जो होती है वो राजा जयसिंह के साथ में होती है, और जयसिंह के साथ में युद्ध होता है, और उसमें ये हारते हैं। और उसमें 23 किले जो थे, वो 23 किले औरंगजेब को यानी कि मुगल एम्पायर को सौंपने होते हैं, और 12 किले ही अपने पास में ये रख पाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो ये पुरंदर की संधि पहली शिवाजी के साथ में होती है। दो पुरंदर की संधि मराठा एम्पायर में आपको देखने को मिलेगी। एक औरंगजेब यानी कि मुगल एम्पायर के साथ में शिवाजी की हुई थी, और दूसरी पुरंदर की जो संधि थी वो अंग्रेजों के साथ में हुई थी, पुरंदर की संधि। तो उसको भी आपको याद रखना है, जो कि संधि हुई थी महाजी सिंधिया के साथ में पहले आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, जो कि बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग है उसने उसको अस्वीकार कर दिया था, और देन उसके बाद में बड़गांव की संधि एक हुई थी, जिसमें कि वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर उसको नए सिरे से संधि को यहाँ पर क्रिएट किया था। तो वो सब चीजें आपको मराठा एम्पायर में पूरी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। या क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको आगे अपने शेयर करते रहिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देखते रहें। चलो, और इसकी तैयारी कर पाए, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके पैटर्न पर आधारित, सिलेबस पर आधारित मिलेंगे। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ गिफ्ट ऑफ मोनेथिसिस। बताइए, अ गिफ्ट टू मोनेथिसिस पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर 4 दिए हैं। डेविड हेरे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, सी ऑप्शन में महादेव गोमंद रानडे दिया हुआ है, और डी में जो दिया है वो दिया है रामकृष्ण भंडारकर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में
समझ में आ गया हो? कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, किसने सही आंसर दिया है ये भी आपको आपका पता होना चाहिए। देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। क्योंकि पुस्तक का है तो आपको बुक्स पे भी क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए बुक्स के भी क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से, जितने भी बुक्स जो हिस्ट्री में लिखी गई है उन सबको आपको पढ़ना है, उन सबको आपको याद कर लेना है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है ना? तो इसको राजा राम मोहन राय के बारे में आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जो कि सती प्रथा के अंत के रूप में जाने जाते हैं, समाज सुधारक के रूप में जाते हैं। और इन्होंने ही विलियम बेटिंग के साथ में सती प्रथा का अंत किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी 1828 में। 1828 में इन्होंने विलियम बेटिंग के साथ में मिलकर ये की थी। विलियम बेटिंग ने भी इनका साथ दिया था और सती प्रथा का अंत किया था, और सती प्रथा के अंत के साथ में आर्य समाज की भी ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और यही वो थे राजा राम मोहन राय जिन्होंने की अकबर द सेकंड, अकबर द्वितीय के लिए यहाँ ये इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जाकर इनकी मृत्यु हुई थी। और ये उनकी पेंशन का, जो कि पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी, उस पेंशन को यहाँ पर शुरू कराने के लिए इंग्लैंड गए थे आखिरी में। और इनकी 1833 ईस्वी में ही ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, ऑल्सो नोन एज द ट्रुथ सीकर सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसे ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ट्रुथ सीकर सॉरी भी कहा जाता है? बताइए कौन सा आंसर है इसका? ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, या फिर डी ऑप्शन शिव नारायण अग्निहोत्री। तो कौन सा आंसर सही होगा? सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सिंपल कम से कम 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आराम से आपको मिलेंगे। ये कोई क्वेश्चन अवश्य आएंगे ऐसे। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने ही यहाँ पर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ये सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी, ये 1773 ईस्वी में की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना। ठीक है, और दलितों के ये प्रमुख थे, और इन्होंने जो उस समय का जो ब्राह्मणवाद था उसका विरोध किया था, और सभी को आगे बढ़ने की, यानी कि शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था ज्योतिबा फूले ने। और ये आपको याद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 120। सब्सिडरी अलायंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, जो सहायक गठबंधन है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड वेलिजली, ए बहुत इजी क्वेश्चन है, सर जॉन सोर, बी सी रॉबर्ट क्लाइव, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, किसने स्थापित किया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में आंसर आप दे सकते हैं। क्लास को आप शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में आपको अगर अच्छी लग रही है क्लास, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर।
देखिए इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बता पाएंगे इसको। इसका आंसर है लॉर्ड वेलिजिली। लॉर्ड वेलिजिली के द्वारा ही सहायक संधि, जिसको कि सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है, सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलिजिली ने, जो कि कॉर्नवालिस के बाद में, कॉर्नवालिस और जॉनसोर के बाद में ये जो है ये बंदा गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो इसका जो शासनकाल था ये था 1798, 1798 से लेकर ये 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा था, और इसने ही सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की थी, वेलिजिली के द्वारा ये की थी। अगर हम बात करें तो वेलिजिली से पहले जो इसकी शुरुआत की थी वो ड्यूप्ले ने की थी, याद रखना। ड्यूप्ले फ्रांसीसी जो गवर्नर जनरल था, फ्रांसीसियों ने इसकी शुरुआत की थी ड्यूप्ले के द्वारा, और लेकिन उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी, और सबसे ज्यादा जो सक्सेस मिली थी वो ब्रिटिश को मिली थी, और वेलिजिली के द्वारा जो की गई थी उसको यहाँ पर काफी ज्यादा सफलता मिली थी 1798 से लेकर 1805 के बीच में। तो 1798 में ये वेलिजिली के द्वारा सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत हो गई थी, सहायक संधि की शुरुआत हो गई थी। जॉन सोर जो कि वेलिजिली के पहले आया था, और उससे पहले आया था वॉरेन हेस्टिंग, वो कॉर्नवालिस, ठीक है ना। कॉर्नवालिस से पहले वॉरेन हेस्टिंग आया था, और वॉरेन हेस्टिंग से पहले अपना रॉबर्ट क्लाइव आया था। तो ये पूरे के पूरे ऑर्डर आपको जितने भी गवर्नर जनरल जो रहे उनकी बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उनको पूरे ऑर्डर वाइज याद कर लेंगे तो आप किसी को भी नहीं बोलेंगे, उनकी एक्टिविटीज को आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जॉन सोर ने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, जो कि नॉन इंटरफेरेंस जो पॉलिसी थी वो अपनाई थी, किसी के साथ में भी युद्ध नहीं किया था जॉन सोर से पहले आया था कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने काफी ज्यादा युद्ध किए थे, और काफी ज्यादा यहाँ पर जो टेरिटरी थी उन टेरिटरी पर यहाँ पर अपने साथ में कब्जा किया था कॉर्नवालिस। अगर कॉर्नवालिस की बात की जाए तो कॉर्नवालिस ही था जिसने कि मैसूर पर कब्जा किया था, ठीक है ना। मैसूर के साथ में भी युद्ध किया, लेकिन सबसे आखिरी युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड वेलिजिली के साथ में हुआ था, क्योंकि लॉर्ड वेलिजिली के सामने ही आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध उन्हीं के साथ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय जो कि ब्रिटिश काल में रहे उनके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उनकी किसी भी एक्टिविटीज को क्वेश्चन में बना सकते हैं। अगला प्रश्न ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द मोस्ट स्टील ग्लोबली। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया ये, और ये करंट का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन और खपत करता है, यानी कि उत्पादन भी करता है और खपत भी करता है, बताइए ग्लोबली। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, भारत करता है ए, बी में जापान दिया हुआ है, सी में चाइना यानी कि चीन, और डी में दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन सा आंसर इसमें सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। सिंगल लाइन फैक्ट है, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर क्वेश्चन में बनेंगे, इसलिए करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकली जितने भी करंट में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो बजट अभी लेटेस्ट आया है उसको भी आपको पढ़ लेना है, और साथ ही साथ में लेटेस्ट इवेंट में जो भी अभी अमेंडमेंट हुए हैं, जो विधेयक आए हैं वो भी आपको याद कर लेना है। योजनाएं जो अभी अभी हाल ही में लागू हुई है पिछले 6 महीने में, उनको भी आपको रख लेना है, यानी कि करंट में जो लास्ट 6 मंथ में जो भी एक्टिविटी हुई है वो आपको याद जरूर कर लेना है, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे, कम से कम 2 से लेके 5 क्वेश्चन उस पर जरूर आएंगे। पता है इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है कंज्यूम, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला, खपत करने वाला, और सबसे ज्यादा बनाने वाला जो देश है विश्व स्तर पर वो है चीन। चाइना इज द करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 122, द लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच नेशन। विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया ए, बी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी फ्रांस, या फिर डी चाइना। कहां पर है ये स्थित ये आपको बताना है, बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। जियोथर्मल प्लांट की बात हो रही है, विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट, तो इसका जो आंसर है वो आप बिल्कुल
आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस यहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल नोट कीजिएगा, यूएसए, अमेरिका में है ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है। आगे के विद्यार्थी जो कि सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अमृत साबित होने वाली है। इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 123, which of the following item cannot be categorized as fossil fuel? निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें कि ए में दिया हुआ है कोयला, बी में दिया है जलाऊ लकड़ी, और सी में दिया है प्राकृतिक गैस, और डी में दिया है पेट्रोलियम। कोल, फायरवुड, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम। तो कौन सा आंसर? बहुत इजी आंसर है इसका, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दें। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट में आपके आंसर नहीं आ रहे हैं लेक्चर पे, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी मुझे भी पता नहीं चल रही कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे आर वाचिंग माय वीडियो, एंड कितने लोग हैं जो कि कंसिस्टेंटली मेरे वीडियो को देख के आप सीरियसली पूरा आंसर दे पा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे वीडियो को देखें, और पूरे वीडियो को देखकर आप यहाँ पर, इससे आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो बताइए कौन सा है यहाँ पर जो कि जीवाश्म ईंधन के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? बहुत इजी आंसर है, ठीक है ना। इसमें देखिए कोयला जो है ये बिल्कुल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के रूप में, जो कि फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जलाऊ लकड़ी तो ये भी, और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की बात की जाए तो इनमें आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो इसमें है ये जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी जो है ये फॉसिल फ्यूल के रूप में नहीं जानी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएं।
बताएं इसका क्या आंसर होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया, द रीजन this region has produced 50% of the world gold over the past 100 years. Choose the region name from the following list. यानी कि इस क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से दुनिया के सोने का 50% से अधिक उत्पादन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, यहाँ उसको चुनना है आपने को। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। ए ऑप्शन जो दिया हुआ है कैनेडियन सीड क्षेत्र, बी ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेज, सी ऑप्शन जिसमें कि जोहानिसबर्ग का विटी वाटर सैंड क्षेत्र जो दिया हुआ है, और डी ऑप्शन जो है जर्मनी का रूहर घाटी का क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन सा आंसर इसमें से आपको यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है जिसमें कि पिछले 100 वर्ष में दुनिया का सोने का जो 50% उत्पादन है वो उसी क्षेत्र से किया जा रहा है। यानी कि दुनिया में जितना भी गोल्ड यहाँ से निकाला जा रहा है, एक्सकवेशन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो 50% यहीं से है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, जो कि है जोहानिसबर्ग की, ठीक है ना, विटा वाटर सैंड क्षेत्र। यहाँ से 100% का जो 50 पिछले 100 वर्ष से 50% उत्पादन यहीं से हो रहा है, जोहानिसबर्ग से, ठीक है ना। जो ये कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये जोहानिसबर्ग किस देश के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 125, होल्ड द मेजोरिटी ऑफ द टिम्बर ट्री। पर्णपाती वन में इमारती लकड़ी का अधिकांश वृक्ष कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें कि ए ऑप्शन दिया हुआ है मानसून और सदाबहार, बी ऑप्शन दिया हुआ है पर्णपाती और मानसून वन, सी ऑप्शन पर्णपाती और शंकुधारी वन, और डी ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर पर्णपाती और सदाबहार वन की बात कर रहे हैं। यानी कि मानसून एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, डिसिडियस एंड मानसून फॉरेस्ट, डिसिडियस एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट, या फिर डिसिडियस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो कौन सा आंसर इसमें आपके सही है ये आपको बताना है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको नोट, देखिए यहाँ पर इमारती लकड़ी की बात हो रही है, तो इमारती लकड़ी हमें जो प्राप्त होती है वो होती है यहाँ पर पर्णपाती वन से। पर्णपाती वन, सदाबहार वन से इमारती लकड़ी नहीं मिलती है, और शंकुधारी जो वन होते हैं उनसे आपको इमारती लकड़ी मिलती है। शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और पर्णपाती वन ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज हाउ मेनी जजेस। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर 16 न्यायाधीश ए दिख रहा है, बी 18 न्यायाधीश 18 जजेस, सी में 17 जजेस और 15 जजेस। कितने जजों की संख्या होती है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिंगल लाइन फैक्ट याद रखिएगा, और इसका जो आंसर है वो 15 जजों की संख्या होती है यहाँ पर। और इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, किस देश में स्टेब्लिश है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। इनमें जजों की संख्या जो होती है वो 15 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, ये रहा, हु सर्व एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। भारत के ऊपर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो विजयलक्ष्मी पंडित है, ठीक है ना। दूसरा जो है अरुणा आसिफ अली है, तीसरा जो है राजकुमारी अमृत कौर, और चौथा जो है वो सरोजिनी नायडू। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कौन थी जिसने की सबसे पहली महिला बनी थी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था भारत की तरफ से। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। देखिए इसका जो आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर।
पंडित विजय लक्ष्मी जो पंडित थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये संविधान सभा की मेंबर भी थी। अगर संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा में टोटल कितनी महिला मेंबर थी, तो ये भी याद रखिएगा। पुरुषों के बारे में तो आपको सबको जानकारी होती है, लेकिन यहाँ पर जो महिला मेंबर थी वो 15 महिला सदस्य भी संविधान सभा में थी। महिला सदस्य के रूप में अगर यहाँ पर भागीदारी दी थी तो वो 15 महिला सदस्यों के रूप में यहाँ पर संविधान सभा में जो संविधान बना गया था तब यहाँ पर थी, जिसमें कि अरुणा आसिफ अली भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृत कौर ये भी सदस्य के रूप में थी, और सरोजिनी नायडू भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन जाए तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा। कम्युनल पॉलिटिक्स इज प्रेडिक्टेड ऑन द नेशन दैट रिलीजन इज अ प्राइमरी सोर्स। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि धर्म को का जो प्राथमिक स्रोत है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक समुदाय, बी राजनीतिक, सी सांस्कृतिक समुदाय, या फिर डी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर आधारित जो समुदाय होता है। तो कौन सा आंसर सही है। बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है ये, जिसमें कि सांप्रदायिक राजनीति की धारणा जन्म लेती है। वो कौन सा समुदाय कहलाता है। देखिए वो समुदाय, बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल दिख रहा है, जो सामाजिक समुदाय होता है, सोशल कम्युनिटी जो होती है, वही यहाँ पर इसकी जिम्मेदार होती है, जो कि धर्म को यहाँ पर प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। जनरल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस पर आधारित है, यानी कि उस पर से ये क्वेश्चन जैसे बने थे उसमें से मैंने इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूं। तो याद ध्यान रखिएगा, जो पात्रता परीक्षा में जैसे क्वेश्चंस आए थे 150 क्वेश्चंस के वो पूरे का पूरा सेट था, उसी पर आधारित ये 100 क्वेश्चंस के पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो वो 100 क्वेश्चंस ऐसे ही बेसिक में आएंगे, अप एंड डाउन, जिसमें कि चार सब्जेक्ट रहेंगे इसमें, जिसमें कि और कुछ नहीं रहेगा। सिलेबस में जो चार सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। बताएं, पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड द ट्राइब आर गिवन रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन in educational institution, government positions, etc. These facts demonstrate that the Indian Constitution, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग शिक्षण संस्थानों, सरकारी पदों आदि में आरक्षण दिया जाता है, ये तथ्य प्रदर्शित करते हैं कि संविधान क्या है। बताइए, इसमें ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है, देखिए ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, और इसमें ये सी है, और ये वाला डी है, ये डी ऑप्शन। पता है इसका आंसर क्या, जिसमें कि आर्थिक और सामाजिक न्याय को कम करके एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है। या फिर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। या फिर भारतीय संविधान घोषणा करता है कि राज्य के प्रमुख निर्वाचित होगा और वंशानुगत शासन नहीं होगा। या फिर एक स्वतंत्र भारत जब किसी बाहरी सत्ता के द्वारा शासित नहीं होगा। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए इसका जो आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक और सामाजिक न्याय। देखिए आर्थिक और सामाजिक न्याय यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से जो कमजोर है उनको शैक्षणिक संस्थान और सरकारी पदों में आरक्षण की व्यवस्था जो करता है वो संविधान में दिया गया है, और कम करके एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये संविधान को प्रदर्शित करता है। इसका ए आंसर है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है।
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 130। ओशनिक एरिया अप टू फ्रॉम द कोस्ट इज टर्म एज टेरिटोरियल वाटर। समुद्र तट से तक की महासागरीय क्षेत्र की प्रादेशिक जल को क्या कहा जाता है? जो उसकी दूरी है, जो कि तट से लेके समुद्र तल की जो एक दूरी होती है, महासागरीय तट की, जो प्रादेशिक जल कहा जाता है, यानी कि प्रदेश का जल का क्षेत्र होता है जिसपे कि उसका शासन होता है, उसकी कंट्रोल में रहता है, उस स्टेट के कंट्रोल में रहता है, वो कितनी दूरी यहाँ पर तय की गई है, ये बताया गया है। इसका ए ऑप्शन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बेसिक है ये, जो कि शुरू में जब ज्योग्राफी के तटीय क्षेत्र की समुद्री सीमा के बारे में बताया जाता है तो उसमें ये दिया गया है। तो ये इसीलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो ऐसे बीच में एग्जामिनर पूछ सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये इसका जो आंसर है वो है 12 नॉटिकल माइल। नोट कर लीजिएगा, 12 नॉटिकल माइल जो होती है ये प्रादेशिक जल सीमा होती है, ठीक है ना। और अगर देश की जल सीमा की बात की जाए, यहाँ पे कि देश दोहन कर सकता है, यहाँ पे कि देश अपने लिए यहाँ पर समुद्र में कोई भी रिसोर्सेज के लिए जो कंट्रोलिंग होती है, यहाँ पे कि वो अपनी गैस का सोर्स को जो होता है नेचुरल गैसेस, उसके सोर्सेस अगर समुद्र में खोजना है तो वो खोज सकता है, साथ में टैक्सेस लगा सकता है। तो उसके लिए जो आंसर होगा वो होगा 200। देश के लिए ये प्रादेशिक सीमा है 12 नॉटिकल माइल, और एक देश की जो सीमा होती है वो 200 नॉटिकल माइल भी होती है। ये समुद्र की दूरी नापने का वो है तरीका, नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो ये देश के लिए है और ये स्टेट के लिए, किसी भी प्रदेश प्रादेशिक सीमा के बारे में बात होती है, जो कि 12 समुद्री मील होती है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल। समुद्री सीमा को नॉटिकल माइल में नापा जाता है। अगला प्रश्न आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन टैक्टिक्स डज नॉट द एसेंशियल डायरेक्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नीति प्रत्यक्ष सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त वन प्रबंधन, बी दिया है बीज बचाओ आंदोलन, सी दिया है वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, और डी दिया है चिपको आंदोलन। तो बताइए इसका आंसर कौन सा है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ में क्लास को आप शेयर जरूर करते रहिएगा, और साथ में अगर अच्छी लग रही है, बार बार कह रहा हूं, तो लाइक करना नहीं भूलिए। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। देखिए इसमें पूछा गया है संरक्षण नीति में प्रत्यक्ष समुदाय भागीदारी शामिल नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में जो सामुदायिक भागीदारी है वो शामिल नहीं है, ये बताना है। देखो संयुक्त वन प्रबंधन बिल्कुल ये लागू होता है, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी पब्लिक की भी होती है। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें पब्लिक की भागीदारी होती है। चिपको आंदोलन, ये भी प्रत्यक्ष रूप से सामूहिक जवाबदारी होती है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन करना ये सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती है, और ये जिम्मेदारी होती है सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है। तो ये जवाबदेही नहीं है, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 132। What year did the Indian Wildlife Protection Act come into effect? इस वर्ष भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये मैंने पिछली क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन आया है, जिसमें कि आपको बताया गया है। तो पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1974 में ये आया था, 1979 में आया था, या फिर 1972 में आया था, या 1970 में आया था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये आपको बताना है। बहुत इजी आंसर है, पिछली क्लास में मैंने इसको बता चुका हूँ, क्योंकि ये सिंगल लाइन फैक्ट है। जितने भी अधिनियम जो बने हैं उन अधिनियमों को आपको याद करना है, किस ईयर में लागू हुआ था और कौन सी सरकार ने इसको लागू किया था। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको ये भी रख लेना है। तो इसका जो आंसर है वो 1972 में ये अधिनियम लागू किया गया था। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ साथ में वन संपदा को भी यहाँ पर रखा गया है, वन संपदा के बारे में भी पूरा संरक्षण बनाया गया है, ठीक है। तो 1972 में ये अधिनियम आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट
इन उड़ीसा इट इज अ सब्सटेंस क्रॉप। पंजाब, हरियाणा और पंजाब में एक व्यवसायिक फसल के रूप में जानी जाती है, लेकिन उड़ीसा में ये एक निर्वाह फसल है। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ए मक्का, बी चावल, सी कॉफी और डी गेहूं। कौन सा आंसर इसमें सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, कौन से स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में उगती है। कैश क्रॉप का जो डेफिनेशन है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो कैश क्रॉप के रूप में देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में जो है, ठीक है ना, वो कैश क्रॉप कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा में कौन कौन सी कैश क्रॉप होती है, वहाँ की जमीन, वहाँ की जो उर्वरक क्षमता है, वहाँ की जो लैंड है, क्रॉपिंग लैंड, उस पर डिपेंड करता है, और वहाँ की कंजम्पशन पे। तो इसका जो आंसर है वो है बी, चावल। सबसे अधिक चावल की खेती उड़ीसा में होती है, तो ये निर्वाह फसल होती है, ना कि ये कैश क्रॉप के रूप में। कैश क्रॉप के रूप में हरियाणा और पंजाब में ये व्यवसायिक फसल कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है, व्यवसाय, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा में कैश क्रॉप के रूप में नहीं जानी जाती, ये निर्वाहक फसल, यानी कि वहां पे सबसे अधिक। अगर उड़ीसा बात की जाए तो उड़ीसा को चावल का कटोरा कहा जाता है। महानदी, महानदी का जो क्षेत्र है, महानदी उड़ीसा से ही होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और तो महानदी का जो उड़ीसा पे में समतल मैदान है, वहां पर जो क्षेत्र है, वहां पर चावल बहुत अच्छा होता है। तो चावल का कटोरा उड़ीसा को ही कहा जाता है, और उड़ीसा में सबसे अधिक चावल होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट कर दी। क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद में अगली क्लास फिर मैं लेके आऊंगा। लगातार सोशल साइंस की क्लास चल रही है, क्लास को आप लगातार देखते रहें और क्लास को शेयर जरूर करते रहें। साथ में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार मेरी क्लासेस मिलते हैं। सो मच वॉचिंग माई वीडियो, माई दिस क्लास।